हेलो गाइस, कैसे हैं आप? माय नेम इज सी ए विवेक धर्मशी और आज हम आपके लिए और एक वीडियो लेकर आए हैं। यस, ये पर्टिकुलर वीडियो है बेनामी एक्ट पर। यस, बेनामी एक्ट जिसके ऊपर हम लोग दो वीडियोस बनाने वाले थे। पार्ट 1 मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये पार्ट 2 है। याद रखिए, हम ये पूरी की पूरी एक्ट यहां पर कवर कर रहे हैं और इस पूरी एक्ट के हमने, जैसे मैंने पार्ट 1 में कहा था, दो वीडियोस बनाने वाले हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 के अंदर हमने इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, बैकग्राउंड, अमेंडमेंट्स, डेफिनेशंस, ये सारी चीजें देखी थी। और पार्ट 2 में अब हम इन डिटेल पूरी प्रोसीजर देखेंगे फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड। मैं आपको एक चीज बता दूं कि मेरे वीडियोस में एक खास बात जो हम लोग करते हैं वो ये है कि वी ट्राई टू कवर एग्जैक्टली व्हाट इज देयर इन द मॉड्यूल। वी स्ट्रिक्टली फॉलो इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल सो दैट अगर कोई स्टूडेंट को मॉड्यूल से भी पढ़ना हो लाइन बाय लाइन तो उसको सारी बातें एकदम समझ में आएगी। सारे ही वीडियोस में जितना हो सके उतना हम लोग पावर पॉइंट और एनिमेशन का यूज करते हैं, एग्जाम्पल्स का यूज करते हैं, जिससे आपको समझने में बहुत ज्यादा आसानी हो। श्योर अबाउट दिस? चलिए, तो लेट अस स्टार्ट क्विकली विथ बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988। और जैसे मैंने आपको कहा कि हमारा लास्ट डेफिनेशन था प्रॉपर्टी, जो हमने पार्ट 1 में किया था। मैंने ये वाली डेफिनेशन के बाद पार्ट 1 एंड किया था और अब हम, जबकि हमारे को सारे डेफिनेशंस पता है, हम यहां से शुरू करेंगे हर एक एक सेक्शन को समझना, क्या प्रोसीजर होती है और क्या सब होता है। श्योर अबाउट दिस? चलिए, अब सेक्शन 3 कहता है कि बेनामी ट्रांजैक्शंस आर प्रोहिबिटेड, और अगर आपने किया तो आपके ऊपर क्या हो सकता है। तो अगर आप सबसे पहले देखेंगे, सेक्शन 3 क्लियरली कहता है नो पर्सन शल एंटर इनटू अ बेनामी ट्रांजैक्शन। बेनामी ट्रांजैक्शन क्या है हमने समझ लिया है, उसकी डेफिनेशन भी हमने पार्ट 1 में देखी। तो सेक्शन 3 कहता है कि पहले तो प्लीज मेक श्योर नो पर्सन शुड गो फॉर अ बेनामी ट्रांजैक्शन। Rule says obviously this subsection shall not apply if you have purchased the property either in the name of wife or unmarried daughter, and it shall be presumed कि if you have done it is only for their benefit, maybe you are living together or something like that। ये तो हमें पहले ही पता है क्योंकि हमने ये एक्सेप्शंस में भी देखा था पार्ट 1 में कि अगर कोई व्यक्ति ने अपनी वाइफ या अनमैरिड डॉटर के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदी हो उनके बेनिफिट के लिए, या वो साथ में रहते हो और जेन्युइन सोर्स ऑफ इनकम से खरीदी है, तो ऑब्वियसली इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ बेनामी ट्रांजैक्शन। मैंने पार्ट 1 में भी आपको कहा था कि मेरे डैड ने खुद उनके नाम पर और मेरी मॉम के नाम पर भी एक एक प्रॉपर्टी परचेस कर रही है, और ये नॉर्मली हमारे इंडियन वैल्यू सिस्टम में है। ऑब्वियसली इट इज गुड दैट टुडे गर्ल्स आर स्टडिंग, दे आर डूइंग जॉब्स, दे आर अर्निंग, दे आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले गर्ल्स होती थी वो हाउसवाइफ रहती थी, और टैक्स प्लानिंग बोलिए, इन्वेस्टमेंट पर्पस बोलिए, जो हस्बैंड होता था वो प्रॉपर्टी अपनी वाइफ के नाम पर भी लेता था, लेकिन उसका वहां पर कोई फ्रॉड करने का या गवर्नमेंट से बचने का इरादा नहीं होता था। इट वॉज अ जेन्युइन ट्रांजैक्शन और ऐसा आप कर सकते थे। तो रूल इसीलिए कहता है कि सेक्शन 3 में अगर किसी व्यक्ति ने अपनी वाइफ के नाम, अनमैरिड डॉटर के नाम पर भी प्रॉपर्टी खरीदी हो तो उसे बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा। अब रूल कहता है अगर आपने कर दिया तो क्या होगा। अगर आपने किया तो याद रखिए 3 साल तक की जेल, फाइन भी हो सकता है या फिर दोनों हो सकता है। यस, आपको फाइन भी भरना पड़ेगा और जेल में भी जाना पड़ेगा। अगर आप एग्जैक्ट फाइन और सारी चीजें देखना चाहते हैं तो सेक्शन 3 में ये स्पेसिफाई किया हुआ है कि जब कोई व्यक्ति बेनामी ट्रांजैक्शन करता है, और अगर हम अमेंडमेंट एक्ट की बात करें तो रूल कहता है ही विल बी पनिशेबल अंडर चैप्टर 7। अब अगर 2 मिनट में आपके सामने चैप्टर 7 लाऊं तो चैप्टर 7 डील्स विद ऑफेंसेस एंड प्रोसिक्यूशन, जहां पर इम्प्रिजनमेंट बोला है मिनिमम 1 ईयर, मैक्सिमम 7 ईयर। प्लीज मेक नोट ऑफ दिस, दिस इज समथिंग विच इज देयर इन द अमेंडमेंट एक्ट। और जैसे मैंने आपको कहा यहां पर क्लियरली बोला गया है मिनिमम 1 ईयर, मैक्सिमम 7 ईयर, और पेनल्टी जो लग सकती है it can be 25% of the fair market value। 25% of the fair market value। fair market value क्या है हमने पार्ट 1 में उसकी डेफिनेशन को समझा है, मैंने पहले ही यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? पक्का एवरीबडी? अब अगर हम 2 मिनट सेक्शन 4 की तरफ जाएं तो सेक्शन 4 क्या कहता है।
एकदम अच्छी तरह से हम सेक्शन 4 को पूरा पढ़ लेंगे। सो इट सेज प्रोहिबिशन ऑफ द राइट टू रिकवर प्रॉपर्टी हेल्ड बेनामी। मतलब अगर आपने कोई बेनामी ट्रांजैक्शन किया है और वो प्रॉपर्टी अगर है तो वो कैसे रिकवर करेंगे उसके बारे में यहां पे लिखा है। तो रूल कहता है दिस सेक्शन प्रोवाइड्स दैट नो सूट, क्लेम और एक्शन टू एनफोर्स एनी राइट in respect of property held benami against the person in whose name the property is held or against any other person shall lie on behalf of a person claiming to be the real owner of the property. So obviously आपके आपके सूट के, क्लेम के, एक्शन के जो राइट्स थे वो आपसे ले लिए गए हैं। रूल ये क्लियर कहता है देयर विल बी नो डिफेंस बेस्ड ऑन एनी राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी विच इज अंडर बेनामी transaction. It can be against the person in whose name the property is held, or you shall be allowed in any suit, claim or action by or either on behalf of the person claiming to be the real owner, that is your beneficial owner. तो आपसे सूट फाइल करने का, क्लेम करने का, एक्शन करने का राइट ले लिया गया है अगर कहीं पर गवर्नमेंट को लगता है कि ये जो प्रॉपर्टी है इट इज अंडर बेनामी ट्रांजैक्शन। क्लियर है। सेक्शन 5 क्या कहता है? सेक्शन 5 कहता है कि अगर कल जाकर कोई भी प्रॉपर्टी बेनामी ट्रांजैक्शन का सब्जेक्ट मैटर है तो इट इज लाइबल टू बी कॉन्फिस्केटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। यस, सेंट्रल गवर्नमेंट उस प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर सकती है। उसकी क्या प्रोसीजर है वो हम लोग देखेंगे, बट सेक्शन 5 में अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर्स दी गई है कि अगर वो चाहे तो वो प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर सकती है। क्लियर है। अब अगर वो करे तो क्या प्रोसीजर होगी? सेक्शन 6 क्या कहता है? सेक्शन 6 कहता है इट प्रोवाइड्स दैट अ पर्सन बीन अ बेनामीदार shall not retransfer the Benami property held by him to the beneficial owner or any other person acting on his behalf. Obviously इसका मतलब you are trying to escape। यहां पर अगर आप पकड़े जाते हैं और गवर्नमेंट को लगता है, हम आगे देखेंगे, इंक्वायरी ऑफिसर को लगता है कि आप एक बेनामीदार हैं। बेनामीदार मतलब यू आर नॉट द एक्चुअल बेनिफिशियल ओनर, सिर्फ आपके नाम पर प्रॉपर्टी रजिस्टर है। तो अगर ऐसा होता है तो आप टाइम बीन के लिए वो प्रॉपर्टी किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। ना आप बेनिफिशियल ओनर को कर सकते हो, ना कोई दूसरे व्यक्ति को कर सकते हो हु इज एक्टिंग ऑन हिज बिहाफ। क्लियर है। रूल कहता है वेयर एनी प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड, मतलब पहले तो आपको ट्रांसफर करने का ही ना बोला है। आप ऐसी प्रॉपर्टी को टाइम बीन के लिए बेच ही नहीं सकते, यू कैन नॉट चेंज द हैंड्स। बट अगर एनी प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द अबव ट्रांजैक्शन then such agreement will be null and void. So obviously यहां पर क्लियर समझ में आ गया कि अगर आप इसमें पकड़े जाते हैं तो प्लीज प्लीज प्लीज, आप वैसे भी कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप जल्दी से ये प्रॉपर्टी किसी को बेच देना चाहते हैं जिससे आप बच सके, तो पहली बात ऐसी सारे ही ट्रांजैक्शंस विल बी नल एंड वॉइड। क्लियर है, श्योर अबाउट दिस? यहां तक आई होप सारी बातें क्लियर हो गई। उसके बाद हम देखेंगे कि ये अमेंडमेंट के बाद क्या अथॉरिटीज बनाई गई है, कौन सी अथॉरिटीज है जो क्या पावर्स होल्ड करती है। तो ये वाला चार्ट एकदम अच्छी तरह से समझ लीजिए। यहां पर क्या कहा जा रहा है, ये कहते हैं कि अमेंडमेंट के बाद 4 वेरियस अथॉरिटीज को बनाया गया है, 4 वेरियस अथॉरिटीज को फॉर्म किया गया है। अब वो 4 अथॉरिटीज कौन सी है? नंबर 1, इनिशिएटिंग ऑफिसर। यहां पर इनिशिएटिंग ऑफिसर कैन बी एन असिस्टेंट कमिश्नर और अ डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। The second is approving authority. Approving authority is an additional commissioner or a joint commissioner. Administrator is your income tax officer, and adjudicating authority and appellate tribunal। आप समझ ही गए होंगे कि appellate tribunal क्यों रखा है। कल जाकर कोई ऑर्डर पास होता है और अगर आप उस ऑर्डर से खुश नहीं है, आपको लगता है कि I don't consider this order to be valid, then you can obviously appeal. So this particular authority has been appointed under the PMLA, that is Prevention of Money Laundering Act, and it is notified for the purpose of Benami Property Transaction Act also. तो जो वो अथॉरिटी उस पर्टिकुलर एक्ट के हिसाब से सेटअप की गई है, अब वही अथॉरिटी आपके बेनामी प्रॉपर्टी प्रोहिबिशन जो एक्ट है इसके रिलेटेड भी अगर कोई अपील होगी तो वो भी हैंडल कर लेगी। तो अब याद रखना है मुझे, ये 4 नेम आपको याद रखना है इसके आगे की स्लाइड्स में। सबसे पहले है इनिशिएटिंग ऑफिसर, सेकंड है अप्रूविंग अथॉरिटी, थर्ड है एडमिनिस्ट्रेटर और फोर्थ है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एंड अपीलेट ट्राइब्यूनल। ये 4 अथॉरिटी के नाम आपने एकदम अच्छी तरह से अब याद रख लेना चाहिए, क्योंकि अब यहां से ये सारी बातें शुरू होगी।
मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यहां पर चाहें तो पॉज भी कर सकते हैं, 2 मिनट पीछे जाकर आप सारी चीजें देख सकते हैं। हमने अब तक सिर्फ और सिर्फ 4 ही सेक्शंस करे हैं, सेक्शन 3, 4, 5 और 6। और अगर 2 मिनट आप सिर्फ सुने, स्क्रीन पर ना देखते हुए आंख बंद कर आप सिर्फ अगर सुनेंगे, तो मैं आपको सिंपल सा रिवाइज करा दूं 1 मिनट के अंदर। जहां पर सेक्शन 3 ने तो पहले क्लियर किया था कि नो पर्सन शैल एंटर इनटू द ट्रांजैक्शन। अगर आप करते हो तो चैप्टर 7 के हिसाब से आप पर पेनल्टी होगी, वो होगी मिनिमम 1 मैक्सिमम 7, और पेनल्टी हो सकती है फेयर मार्केट वैल्यू का 25% तक। सेक्शन 4 कह सकता है कि ऐसे समय पर अगर कल जाकर ऐसी कोई भी आता है तो आप अपना सूट क्लेम एक्शन एनफोर्स कर सकते हैं। हो सकता है कि जिस पर्सन बेनिफिशियल ओनर है उसके बिहाफ पर कोई है या क्लेम कर रहा है कि मैं रियल ओनर हूं, ये सब नहीं चलेगा। सेक्शन 5 ने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे रखी है कि अगर कोई ऐसी बेनामी प्रॉपर्टी है तो वो कॉन्फिस्केट कर सकती है। और सेक्शन 6 ने स्पेसिफिकली कहा है कि बेनामीदार ये प्रॉपर्टी बेनिफिशियल ओनर या उसके बिहाफ पे जो भी एक्ट कर रहा है उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? आई होप यहां तक आपको एकदम बाकी सारी बातें एकदम प्रॉपरली क्लियर हो गई है। अब यहां पर हमने अभी देखा कि 4 अथॉरिटीज को सेटअप की गई है। इट वॉज ड्यू टू नोटिफिकेशन नंबर 9726 विच वॉज ऑन डेट ऑफ 25 अक्टूबर 2016। अब लेट अस सी कि कैसे होता है। तो यहां पर पूरी प्रोसीजर आपकी सेक्शन 24 से स्टार्ट होती है। सबसे पहले रूल कहता है, इफ द इनिशिएटिंग ऑफिसर, प्लीज फोकस, इफ द इनिशिएटिंग ऑफिसर के पास कुछ एविडेंस है, उसके पोजेशन में कुछ एविडेंस है और उसको लगता है, उसको पास ही हैज अ रीजन टू बिलीव दैट एनी पर्सन इज अ बेनामीदार इन रिस्पेक्ट ऑफ अ प्रॉपर्टी। मतलब पहली बात, यहां पर अब एक्शन कौन ले रहा है, इनिशिएट कौन कर रहा है, इनिशिएटिंग ऑफिसर। और वो क्या एक्शन ले रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि आई हैव अ स्ट्रॉन्ग रीजन टू बिलीव कि कोई यहां पर बेनामीदार है। बेनामीदार मतलब आपको मालूम है कि ऐसा व्यक्ति जिसके नाम पर प्रॉपर्टी है लेकिन वो बेनिफिशियल ओनर नहीं है। तो वो क्या करेगा, रूल कहता है आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजंस इन राइटिंग, यस, ही विल इशू अ नोटिस टू सच पर्सन। मतलब वंस ही हैज द एविडेंस टू मेक श्योर कि अब अपन इन्वेस्टिगेट करें, वो क्या करेगा, सामने वाले को नोटिस भेजेगा। और नोटिस में ये पूछा जाएगा कि आप बताइए व्हाई योर प्रॉपर्टी शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ बेनामी प्रॉपर्टी। मतलब एक तरह से इनिशिएटिंग ऑफिसर सामने वाले को पूछ रहा है कि देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्रॉपर्टी जो आप होल्ड कर रहे हैं, आप बेनिफिशियल ओनर नहीं है, आप बेनामी नाम है, आप मुझे बताइए मैं इसको क्यों बेनामी एक्ट के तहत बेनामी प्रॉपर्टी ना मानूं। रूल कहता है ऐसी कॉपी ऑफ नोटिस शल ऑल्सो बी गिवन टू द बेनिफिशियल ओनर। बेनिफिशियल ओनर को भी भेजना है, मतलब बेनामीदार को भी भेजना है, और आपको लगता है कि भाई ये प्रॉपर्टी से इस पर्टिकुलर व्यक्ति का फायदा हो रहा है तो आप उसको भी ये नोटिस भेजिए। यस, उसको भी ये नोटिस भेजिए। और अब रूल आगे क्या कहता है, ये सारी बातें तो सेक्शन 24 में हो गई। सेक्शन 24 सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में हो गई कि अगर कोई इनिशिएटिंग ऑफिसर को ऐसा ऐसा लगता है और उसके पास एविडेंस है तो वो दोनों को नोटिस भेज सकता है और वो बोल सकता है कि आप बताइए मैं इसे बेनामी प्रॉपर्टी क्यों ना मानूं। अब सेक्शन 24 का सबसेक्शन 3 क्या कहता है, सेक्शन 24 का सबसेक्शन 3 कहता है, अगर इनिशिएटिंग ऑफिसर इज ऑफ द ओपिनियन that the person in possession of the property may alienate such property during the period specified in the notice। मतलब इनिशिएटिंग ऑफिसर को लगता है कि अब जबकि मैंने उसे नोटिस इशू करी है, चांसेस है कि वो ये प्रॉपर्टी को एलिनेट, मतलब क्या, जल्दी से एक तो किसी को बेच देगा या डिस्पोज कर देगा, स्वैप कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। तो वो क्या करेगा, कौन, वो इनिशिएटिंग ऑफिसर। इनिशिएटिंग ऑफिसर अप्रूविंग अथॉरिटी का एक अप्रूवल लेगा, पहले प्रीवियस अप्रूवल लेगा, किसका, अप्रूविंग अथॉरिटी का। समझ लीजिए अप्रूवल मिल गया, फिर एंड बाय ऑर्डर इन राइटिंग विल अटैच प्रोविजनली सच प्रॉपर्टी बट फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 90 days फ्रॉम द इशू ऑफ नोटिस। आप समझ ही गए होंगे, आपकी प्रॉपर्टी हो जाएगी अटैच। अब आपको तो याद होगा पार्ट 1 में हमने सबसे पहला डेफिनेशन जो देखा था वो था अटैचमेंट का ही, और हमने वहां पर क्लियर देखा था कि अटैचमेंट का मतलब गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्डर इन राइटिंग विच प्रोहिबिट्स यू टू सेल, ट्रांसफर, स्वैप, डिस्पोज द प्रॉपर्टी, राइट।
तो अगर इनिशिएटिंग ऑफिसर को लगता है तो वो जल्दी से क्या करेगा, आप समझ ही गए होंगे, वो जल्दी से क्या करेगा, प्रीवियस अप्रूवल ले लेगा अप्रूविंग अथॉरिटी को, और आपको जल्दी से एक ऑर्डर इशू कर देगा कि आप ये प्रॉपर्टी को ना बेच सकते हैं, ना सेल कर सकते हैं, ना डिस्पोज कर सकते हैं, ना स्वैप कर सकते हैं, लेकिन जो पीरियड के लिए आप अटैच कर सकते हो मैक्सिमम 90 डेज के लिए किया जा सकता है। ये सब कहां लिखा है, सेक्शन 24 सब सेक्शन 3 में। अब सेक्शन 24 सब सेक्शन 4 में क्या लिखा है, तो जैसे हमने पीछे बात की, द इनिशिएटिंग ऑफिसर आफ्टर मेकिंग इंक्वायरी एंड कॉलिंग फॉर द रिपोर्ट्स as he deemed fit and taking into account all the relevant materials within a period of 90 days from the date of issue of notice can attach the provisionally attach the property or may not attach the property। जैसे हमने पीछे देखा तो रूल कहता है if the attachment was done, समझ लीजिए the attachment was done, तो रूल कहता है he can pass an order continuing the attachment but again with the prior approval of approving authority। और फिर अब वो जो आप प्रोविजनली फिर से कंटिन्यू करेंगे अटैचमेंट, वो कब तक होगा, टिल द पासिंग ऑफ द ऑर्डर बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। मतलब ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के हिसाब से होगा कि और अभी कितने समय के लिए हमें इस प्रॉपर्टी को अटैच करना है, या तो फिर उसे लगता है कि नहीं प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, तो जो उसने प्रोविजनल अटैचमेंट करा था वो उसे रिवोक कर सकता है अगेन विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी। क्लियर है, श्योर अबाउट दिस। और अगर पहले कहीं पर प्रोविजनल अटैचमेंट ना किया हो तो वो आगे भी नहीं कर सकता है, और अगर पहले ना किया हो तो वो अब प्रोविजनली अटैच कर सकता है, और वो कब तक रहेगा, टिल द पासिंग ऑफ ऑर्डर मेड बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। मतलब ये क्लियरली इस स्लाइड से मुझे एक बेसिक आपको समझ में आता है कि एक तो जो 90 डेज का समय है उसको अगर एक्सटेंड करना हो तो एक्सटेंड भी किया जा सकता है, या तो फिर उस ऑर्डर को रिवोक भी किया जा सकता है कि भाई अब हमें और समय के लिए इस प्रॉपर्टी को अटैच करने की जरूरत नहीं है, अगर प्रॉब्लम मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो तो दूर हो चुकी है। सेक्शन 24(5) क्या कहता है, सेक्शन 24(5) कहता है वेयर द इनिशिएटिंग ऑफिसर पासेस एन ऑर्डर फॉर द अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी he shall within 15 days from the date of attachment draw up a statement and refer it to adjudicating authority। तो एक तरह से स्टेटमेंट का मतलब क्या है, एक तरह से आप एक तरह से पूरी इसकी रिपोर्ट बनाकर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को सबमिट करोगे 15 डेज के अंदर अंदर कि ये ऐसा ऐसा है, दिस इज समथिंग दैट आई फील, और ये आपको कब करना है, प्रॉपर्टी को अटैच करने से 15 दिन के अंदर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को पूरी की पूरी रिपोर्ट बनाकर दे देनी है। अब सेक्शन 25 क्या कहता है, सेक्शन 25 कहता है इट प्रोवाइड्स दैट अ नोटिस अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन 1 मे बी सर्व्ड ऑन द person named therein either by post or as if it was a summons which is normally issued under Code of Civil Procedure 1908। अब आपने ज्यूरिस्प्रूडेंस में भी कहीं ना कहीं एक्ट में पढ़ा ही होगा, तो अब सेक्शन 25 ये कहता है कि ठीक है, सेक्शन 24 कहता है कि इनिशिएटिंग ऑफिसर नोटिस भेज सकता है, प्रॉपर्टी अटैच कर सकता है, वो सारी बातें सेक्शन 24 करता है। सेक्शन 25 यहां पर क्या कहता है, सेक्शन 25 अब यहां पर कहता है कि अगर आप नोटिस भेज ही रहे हो तो नोटिस कैसे भेजोगे, तो वो कहते हैं आप पोस्ट से भेज सकते हैं, या तो फिर जो सीपीसी 1908 के तहत है उसमें जो सा लिखा है वैसा आप भेज सकते हैं। सेक्शन 25 सबसेक्शन 2 कहता है कि किसको भेजोगे, नोटिस जो है वो किसे एड्रेस करोगे, तो रूल कहता है अगर वो इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल को भेजेंगे, अगर वो फर्म है तो फर्म के मैनेजिंग पार्टनर को भेजेंगे, अगर वो एचयूएफ है तो कर्ता को भेजेंगे, अगर वो कंपनी है तो कंपनी का जो भी प्रिंसिपल ऑफिसर होगा उसको भेजेंगे, अगर वो एक एसोसिएशन है तो प्रिंसिपल ऑफिसर अगेन या एनी मेंबर को, और अगर कोई एनी अदर पर्सन है तो वो व्यक्ति जो उस पर्टिकुलर एंटिटी का कंट्रोल अफेयर्स को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, उसको भेजेंगे। तो एक तरह से आप देख सकते हैं सारी चीजों में क्लियरली एक तरह से यही बताया जा रहा है कि जो भी उस पर्टिकुलर फर्म, कंपनी, एचयूएफ, कोई एसोसिएशन है, कोई एनी अदर पर्सन है, जो भी उसका मैनेजमेंट हैंडल करता है, अफेयर्स हैंडल करता है, जिसका कंट्रोल है, जिसके पास पावर है, उसको ये नोटिस भेजा जाएगा। क्लियर है, श्योर अबाउट दिस। उसके बाद सेक्शन 26 क्या कहता है, सेक्शन 26 कहता है ऑन रिसिप्ट ऑफ रेफरेंस द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शल विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days will issue the notice 1 बेनामीदार, 2nd beneficial owner, 3rd
अगर उसमें लोन वोन हुआ है तो बैंकिंग कंपनी को भी इसके बारे में बताया जाएगा। फोर्थ, अगर ये लोगों ने मिलकर किसी और को बेच दिया है तो एनी पर्सन हु इज ट्राइंग टू मेक अ क्लेम ओवर दैट प्रॉपर्टी, उसको भी यहां पर भेजा जाएगा। रूल, अब ये एक मिनट, ये रूल ये कौन भेजेगा? ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी भेजेगा। आप यहां पर देख पा रहे हैं सेक्शन 24 सब सेक्शन 5, और हमने अभी पीछे देखा था सेक्शन 24 सब सेक्शन 5 में क्या था? सेक्शन 24 सब सेक्शन 5 में था कि एक इनिशिएटिंग ऑफिसर 15 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट पूरे की पूरी रिपोर्ट, पूरा का पूरा स्टेटमेंट बनाकर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को देगा। और अब यहां पर आप वही कह रहे हैं कि जैसे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को मिलेगा, वो 30 डेज के अंदर अंदर बेनामीदार, बेनिफिशियल ओनर, बैंक अगर है उसका कोई लोन वगैरह है तो वो, एंड एनी अदर पर्सन मेकिंग अ क्लेम को सारे ही लोगों को नोटिस भेजेगा, नॉट लेस देन 30 डेज टू फर्निश द रिपोर्ट। मतलब एटलीस्ट 30 डेज का समय दिया जाएगा जहां पर आपको उस पर्टिकुलर नोटिस को एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को रिप्लाई देना है। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? उससे उसमें वो आपको एक तरह से कुछ एविडेंसेस मांगेंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, और आपको वो सारे ही एविडेंस या डॉक्यूमेंट को सबमिट करना है, राइट? अब द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शल, आफ्टर कंसिडरिंग द रिप्लाई, अगर आपने किया, will make inquiries and call for some other reports or evidence as it may deem fit। मतलब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से आपको नोटिस आई, आपने उनको रिप्लाई किया, रिप्लाई में आपने एविडेंसेस दिए होंगे, डॉक्यूमेंट सबमिट करे होंगे। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उन सारे एविडेंसेस को, डॉक्यूमेंट्स को रीड करेगा, समझेगा, और अगर उसे कोई और एडिशनल एविडेंस की जरूरत है, एडिशनल इंफॉर्मेशन की जरूरत है, तो वो आपको मांगेगा और आपको देना पड़ेगा। रूल कहता है इस समय में एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड विल ऑल्सो बी गिवन टू यू। किसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा? जिसको आप बेनामीदार कह रहे हैं उसको भी अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, इनिशिएटिंग ऑफिसर को भी अपना बात रखने का मौका मिलेगा, एंड एनी अदर पर्सन हु इज क्लेमिंग टू बी द ओनर, उसको भी अपना बात रखने का मौका दिया जाएगा। एक बार जब वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी सबका सुन ले तो उसके बाद इट विल पास एन ऑर्डर विद इन 1 year फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच रेफरेंस वॉज रिसीव्ड। मतलब द पर्टिकुलर ऑर्डर हैज टू बी एक्सपीडिटेड एज सुन एज पॉसिबल। विद इन 1 year अपनी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को अपना फैसला सुनाना है। और एक तो उसका जो लास्ट में रिजल्ट आएगा वो एक ये होगा कि जो प्रॉपर्टी अभी जो सब्जेक्ट मैटर है, इट इज नॉट अ बेनामी प्रॉपर्टी, और जो भी अटैचमेंट ऑर्डर्स हुए थे उसे वो रिवोक कर देगा। मतलब एविडेंसेस और डॉक्यूमेंट्स जो सबमिट किए, इंफॉर्मेशन जो आपने दी, उससे पता चल गया कि ये जो प्रॉपर्टी है इट इज नॉट अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन, तो आपके ऊपर जो अटैचमेंट ऑर्डर इशू किया गया था उसे रिवोक कर दिया जाएगा। और अगर ऐसा लगता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को कि हाँ गड़बड़ तो है, आपने कुछ ना कुछ तो किया है, तो रूल कहता है, रिजल्ट आएगा कि आपकी प्रॉपर्टी एक बेनामी प्रॉपर्टी है और आपके प्रॉपर्टी पे जो अटैचमेंट ऑर्डर था वो उसे कंफर्म कर देगा। क्या यहां तक आपको पूरा समझ में आया चार्ट? एकदम अच्छी तरह से। सो वो सारी बातों को समझ रहा है, सारे एविडेंसेस को कलेक्ट कर रहा है, इंक्वायरीज कर रहा है, रिपोर्ट्स के लिए कॉल कर रहा है, सबका सुन रहा है, और उसके बाद वो अपना फैसला सुनाएगा। एक तो उसको लगता है कि इट्स अ बेनामी ट्रांजैक्शन, तो प्लीज अंडरस्टैंड द अटैचमेंट ऑर्डर विल बी कंफर्म, and if it is not a Benami transaction then the attachment order will be revoked. Clear है? Now let us say for example your attachment order is confirmed, मतलब it is a Benami property and it has been proved. तो फिर अब क्या करेंगे? तो सेक्शन 27 उसके ऊपर बात करता है, वो कहता है अब आपकी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट किया जाएगा। सो वेयर एन ऑर्डर इज पास्ड अंडर सेक्शन 26 सब सेक्शन 23 एंड यहां पर आपकी प्रॉपर्टी को बेनामी प्रॉपर्टी अगर डिक्लेयर कर दिया गया है तो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ऑब्वियसली आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड एक ऑर्डर पास करेगा जहां पर आपकी प्रॉपर्टी अब जब्त कर दी जाएगी। आपकी प्रॉपर्टी का कंट्रोल जो है वो ऑब्वियसली अब सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथों में ले लेगी। लेकिन मैं यहां पर आपको ये क्लियर कह दूं कि अगर आप लगता है कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का जो ऑर्डर आप पास हुआ है वो आपको सही नहीं लगता तो आप उसके खिलाफ अपील कर सकते हो। आप इस कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी के ऑर्डर के सामने अपील कर सकते हो और अपील होगा अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास अंडर सेक्शन 46। तो आपके अपील के राइट्स आपके पास हैं।
इफ यू फील दैट यू आर स्टिल नॉट रॉन्ग तो आप अपनी अपील इस कॉन्फिस्केशन ऑर्डर के खिलाफ कर सकते हैं। श्योर अबाउट दिस? वैसे ये कॉन्फिस्केशन का पावर आपको समझ में आ गया, सेक्शन 27 सब सेक्शन 1 के अंदर है। क्लियर है? सेक्शन 27 सबसेक्शन 2 एंड 3 क्या कहता है? सेक्शन 27 सबसेक्शन 2 क्या कहता है? इट प्रोवाइड्स दैट द अबव शैल नॉट अप्लाई टू अ प्रॉपर्टी held or acquired by a person from the बेनामीदार for an adequate consideration। obviously यार, because आपने पूरे पैसे दिए हुए हैं तो ये ऐसी प्रॉपर्टी के खिलाफ नहीं होगा अगर सामने पूरा एडिक्वेट कंसिडरेशन देकर लिया है, वन दैट टू प्रायर टू द इश्यू ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन 1, और सामने वाले को ये पता भी नहीं था कि वो जिससे प्रॉपर्टी ले रहा है कि वो एक बेनामी ट्रांजैक्शन है, वो एक बेनामी प्रॉपर्टी है। तो ऑब्वियसली अगर आपने ले लिया है वो प्रॉपर्टी, एंड ऑल्सो प्लीज मेक नोट ऑफ दिस, सेक्शन 24 के हिसाब से जो नोटिस इश्यू की गई थी, सेक्शन 24 के हिसाब से जो नोटिस कौन इशू करता है? इनिशिएटिंग ऑफिसर। वो नोटिस इशू करने के पहले अगर ये प्रॉपर्टी हैज चेंज हैंड्स एंड एडिक्वेट कंसिडरेशन वाज आल्सो बीन पेड, तो फिर आपके ऊपर ये कॉन्फिस्केशन का जो पावर है वो नहीं लगेगा। रूल कहता है इट प्रोवाइड्स दैट व्हेन एन ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन हैज बीन मेड, all the rights and the title of the property will vest absolutely in the hands of central government, and it will be free from all encumbrances, and no compensation shall be payable in respect of confiscation। क्लियर है? तो आप ऐसा बोलेंगे कि ठीक है, तूने हमारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली, कोई बात नहीं, पैसे तो दे दे। पागल है, कोई पैसे नहीं मिलने वाले आपको। फिर तो वो एक तरह से ऐसा होगा कि गवर्नमेंट ने आपसे प्रॉपर्टी ले ली, तो आपकी प्रॉपर्टी भी जब्त कर ली जाएगी और आपको उसके में कोई पैसे भी नहीं मिलेंगे। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? पक्का? एवरीबडी। अब क्या कहता है सेक्शन 27(4) और 27(5)? तो ये कहता है सेक्शन 27(4) और 27(5) क्या कहता है? It says it provides that any right of any such third person created in such property with a view to defeat the purpose of this act shall be null and void। तो होता है ना ऐसा बहुत बार कि अंदर से कहीं न्यूज मिलती है कि अरे आपके यहाँ पर ऐसा ऐसा कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर इशू होने वाला है, यहाँ पर नोटिस सर्व होने वाली है, तो तुरंत से लोग क्या करते हैं, उस प्रॉपर्टी को थर्ड पर्सन को बेच देते हैं, राइट? तो अगर आपने ऐसा कोई भी लॉ का पर्पस डिफीट करने की कोशिश की है या थर्ड पर्सन के प्रति ट्रांसफर करने की राइट कोशिश की है, तो ये सारी ही चीजें नल एंड वॉइड हो जाएगी। रूल कहता है अगर कल जाकर नो ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन इज मेड एज पर द प्रोसीडिंग्स, कल जाकर समझ लीजिए प्रोसीडिंग्स में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने आपकी अटैचमेंट ऑर्डर को रिवोक कर दिया, उसे लगता है कि सब सारी चीजें बराबर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब आप बाद में गवर्नमेंट के ऊपर केस डालेंगे कि तुमने फालतू मेरी प्रॉपर्टी पर अटैचमेंट कर दिया, मुझे इतना इतना लॉस हो गया, अब आप मुझे भर के दीजिए। याद रखिए अगर बेनामी एक्ट के तहत आपके ऊपर नोटिस इशू होती है, अटैचमेंट ऑर्डर इशू होता है, बाद में कहीं रिवोक हो जाता है, तो नो क्लेम शैल लाई अगेंस्ट द गवर्नमेंट। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? द नेक्स्ट इज सेक्शन 28। आई होप आपको समझ रहा है कि यहां पर जब मैं वीडियो एक्सप्लेन कर रहा हूं तो इट्स अ वन वे कॉन्वर्जेशन। जैसे अगर आप देख सकते हैं अभी तक 30 मिनट्स हो गए, अगर मैं यही क्लास में लेता तो कम से कम इसी 30 मिनट्स के लिए मुझे 2 से 3 दिन लग जाते, बिकॉज आप समझ रहे हैं कि जब हम क्लास में करते हैं तो एक सेक्शन मैं समझाता हूं, फिर आप लोग मुझे पूछते हो, फिर आपको याद है हम लोग क्लासेस में सब चार्ट्स बनाते हैं, हर सेक्शन को हम लोग अच्छी तरह से लिख कर एक पेज पे रखते हैं। बट यहां पर इट्स अ वन वे कॉन्वर्जेशन जहां पर मैं समझा रहा हूं और आप सब समझ रहे हो। तो आई जस्ट होप कि आप बस वीडियो को देखते नहीं जा रहे हो, आफ्टर एवरी सेक्शन आप उस पर्टिकुलर वीडियो को पॉज कर रहे हो, उतने सेक्शंस का चार्ट अपने बुक में बना ले रहे हो, जिससे आपके नोट्स भी बनते रहेंगे, लिखने की भी प्रैक्टिस होगी और समझने भी जाएगा। श्योर अबाउट दिस? इसे मूवी की तरह बस देख ना लें। मैं तो बोलूंगा, फिर से कह रहा हूं, बहुत इजी चैप्टर है। आपने अगर मेरा पार्ट 1 भी देखा होगा, छोटा सा पार्ट है, 30 मिनट्स में फ्लैट ये चैप्टर हम एग्जाम टाइम पे रिवाइज कर सकते हैं। तो सही जगह पर कोई चार्ट्स वार्ट्स एक मिडिल पेज लीजिए और हर सेक्शन को बराबर से लिखकर निकालिए। श्योर? बाकी आपकी इच्छा, जैसा आपको ठीक लगे। सो मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज कॉन्फिस्केटेड। अब जबकि समझ लीजिए आपकी प्रॉपर्टी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉन्फिस्केट कर ली, तो अब वो प्रॉपर्टी को मैनेज भी तो करना पड़ेगा, उस प्रॉपर्टी को संभालना भी तो पड़ेगा, तो वो कौन करेगा? वो सारी बातें अब यहां पर लिखी हुई है, राइट?
अब यहां पे लिखा है सेक्शन 28(1) में द एडमिनिस्ट्रेटर शैल हैव द पावर टू रिसीव एंड मैनेज द प्रॉपर्टी। मतलब अब यहां पर एडमिनिस्ट्रेटर आया है और उसके पास पावर होगा कि जो भी प्रॉपर्टीज गवर्नमेंट ने कॉन्फिस्केट कर ली है वो उसको मैनेज करे। इन रिलेशन टू विच अन कॉन्फिस्केशन ऑर्डर अंडर सेक्शन 27 सबसेक्शन 1 हैज बीन मेड। जैसे मैंने अभी आपको कहा, जो भी प्रॉपर्टी अल्टीमेटली कॉन्फिस्केट हो जाएगी, it is the administrator who will now manage the property. The central government may, by an order published in the official gazette, notify as many officer it may think fit to perform the functions of administrators. मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट समय समय से फ्रॉम टाइम टू टाइम वेर एवर रिक्वायर्ड डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन जितने हो सके उतने ऑफिसर्स को एडमिनिस्ट्रेटर का दर्जा देकर, एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट देकर, एडमिनिस्ट्रेटर्स की पावर्स और ड्यूटीज देकर ऑर्डर पास कर कर ये जितने ज्यादा लोग एडमिनिस्ट्रेटर बनाना चाहे उतने बना सकती है। द एडमिनिस्ट्रेटर शैल ऑल्सो टेक मेजर्स एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट टू डिस्पोज द प्रॉपर्टी विच इज वेस्टेड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर सेक्शन 27 सबसेक्शन 3 in such manner and subject to which such conditions as may be prescribed। इसका मतलब ये क्लियरली यहां पर आप समझ गए होंगे कि एडमिनिस्ट्रेटर के पास भले ही पावर है कि वो प्रॉपर्टी को मैनेज करे, लेकिन सेक्शन 28 सबसेक्शन 3 ये क्लियरली कहता है कि द एडमिनिस्ट्रेटर विल कंप्लाई विथ ऑल द रूल्स, विल कंप्लाई विथ ऑल द मेजर्स कि हाउ द प्रॉपर्टी विल बी डिस्पोज्ड ऑफ एज मेंशन्ड एंड एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट। श्योर अबाउट दिस? पक्का? अब सेक्शन 29 क्या कहता है, बिल्कुल बड़े ध्यान से देखिए। सेक्शन 29 क्या कहता है? सेक्शन 29 कहता है वेयर एन ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी एज पर सेक्शन 27 सबसेक्शन 1 हैज बीन मेड, द एडमिनिस्ट्रेटर शैल प्रोसीड टू टेक द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। मतलब वो ही कैन प्रोसीड अगेंस्ट यू और वो आपसे प्रॉपर्टी का पोजेशन ले सकता है। नॉर्मली होता क्या है, एक नोटिस जारी की जाती है और आपको कहा जाता है कि विद इन 7 days ऑफ रिसीविंग द नोटिस जिस भी व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी का पोजेशन है वो खुद ही आकर प्रॉपर्टी को एडमिनिस्ट्रेटर के पास या एनी अदर पर्सन ड्यूली ऑथराइज्ड इन राइटिंग, वो जो नोटिस में जो भी व्यक्ति का नाम आपको बोला होगा, जो एडमिनिस्ट्रेटर का नाम बोला होगा, ऑफिस एड्रेस बोला होगा, आपको खुद आकर अपनी प्रॉपर्टी को सरेंडर कर देना है, खुद आकर अपनी प्रॉपर्टी का पोजेशन दे देना है। रूल कहता है टू सरेंडर और डिलीवर पोजेशन टू द एडमिनिस्ट्रेटर और एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड इन हिज बिहाफ फॉर द पर्पस ऑफ फोर्सिबली टेकिंग ओवर द पोजेशन, requisition the service of any police officer to assist him and it shall be the duty of such officer to comply with the requisition। अब ऐसा बहुत बार होता है ना कि नोटिस जारी करने के बाद भी वॉलेंटरीली लोग आकर अपनी प्रॉपर्टी का पोजेशन नहीं सरेंडर करते। तो सेक्शन 29 सबसेक्शन 2 ये क्लियरली कहता है कि ऐसे समय में एडमिनिस्ट्रेटर या जो भी ऑथोराइज पर्सन था जिसका नाम उस पर्टिकुलर नोटिस में था, इट कैन टेक द हेल्प ऑफ पुलिस एंड एवरी पुलिस ऑफिसर जिसकी सर्विस का डिमांड किया गया था उसका ये ड्यूटी है कि वो एडमिनिस्ट्रेटर को हेल्प करे टू फोर्सिबली टेक ओवर द पोजेशन फ्रॉम द कंसर्न पर्सन जिसको ये नोटिस इशू किया गया था। मतलब आप एक तो खुद मानो या तो फिर भाई एडमिनिस्ट्रेटर पुलिस के साथ आएगा और आपकी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा। श्योर अबाउट दिस? पक्का? एवरीबॉडी? अब थोड़ा सेक्शन 30 देखते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि अपीलेट ट्राइब्यूनल नाउ हैज बीन सेटअप। अगर आप ये सारे ऑर्डर से खुश नहीं है तो आप अपील कर सकते हो। तो अगर मैं 2 मिनट देखूं, सेक्शन 30 में लिखा है द सेट सेक्शन प्रोवाइड्स दैट सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन कैन एस्टैब्लिश एन अपीलेट ट्राइब्यूनल to hear the appeals against the order of adjudicating authority and authorities under this act। तो ये अपीलेट ट्राइब्यूनल सेटअप किया गया है। अगर कभी भी आप एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के किसी भी ऑर्डर से खुश नहीं हैं तो आप अपील कर सकते हैं। सेक्शन 40 कहता है इट प्रोवाइड्स दैट अपीलेट ट्राइब्यूनल इज नॉट बाउंड बाय द प्रोसीजर एज मेंशन्ड इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। क्लियर है? बट shall be guided by the principles of natural justice and subject to the other provisions of act। the appellate authority के पास पावर है वो खुद अपनी प्रोसीजर को रेगुलेट कर सकता है। श्योर अबाउट दिस? एवरीबॉडी क्लियर है? तो अब यहां पर हम सेक्शन 49 देखेंगे। सेक्शन 49 क्या कहता है?
वो कहता है एनी पार्टी विच इज एग्रीव बाय द डिसीजन ऑफ अपीलेट ट्राइब्यूनल, मतलब समझ लीजिए आपने अपील किया अपीलेट ट्राइब्यूनल में और वहां पर भी अगर आप खुश नहीं हैं तो यू कैन फाइल एन अपील टू द हाई कोर्ट। अब ये हाई कोर्ट में आप कब तक अपील फाइल करेंगे? विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द डिसीजन और द ऑर्डर ऑफ अपीलेट ट्राइब्यूनल टू हिम ऑन द क्वेश्चन ऑफ ओनली लॉ अराइजिंग आउट ऑफ सच ऑर्डर। श्योर अबाउट दिस? 60 days का समय दिया गया है। सेक्शन 49 सबसेक्शन 2 कहता है 60 days के बाद हाई कोर्ट आपको और 60 days का एक्सटेंशन देगा, बट आपको हाई कोर्ट को सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन देना है कि आप ऐसा तो क्या रीजन हो गया कि आपको पहले 60 days में आप जो है वो अपील नहीं कर पाए। रूल कहता है वेयर द हाई कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व इन द केस, then and then only it will accept your appeal. The appeal shall be heard only on the questions so formulated, and the respondent shall at the hearing of appeal be allowed to argue only on those things which has been relating to the question that has been formulated. The case will not involve any other question जो हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया हो। श्योर अबाउट दिस एवरीबडी? आगे अगर हम देखें सेक्शन 49 सबसेक्शन 5 में क्या कहता है? So nothing in this subsection shall be deemed to take away or abridge the power of the court to hear for reasons to be recorded the appeal on any other substantial question of law not formulated by it if it is satisfied that the case involves such question। मतलब ऑब्वियसली अगर कल जाकर ऐसा कोई एक एंगल आता है उस केस का जो जिसके रिलेटेड पहले क्वेश्चन फॉर्मुलेट ना किया गया हो और बाद में अगर हाई कोर्ट को लगता है कि इवन दैट शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, देन द हाई कोर्ट विल अलाउ दैट एज वेल। The High Court shall decide the question of law so formulated and deliver the judgment on the grounds on which such decision is founded and may award such cost as it may deem fit। Obviously, High Court अपना order सुनाएगा। The High Court may determine any issue first which has not been determined by appellate tribunal, second has been wrongly determined by appellate tribunal, and by reason of decision on such question of law as referred to in section 1। The procedure of Code of Civil Procedure relating to the appeals will apply to High Court and as far as may be applied in the cases of appeals under this section as well। Sure about this? पक्का? तो आई होप आपको समझ में आ गया कि हाई कोर्ट की सारी बातें कैसे होगी। अब जैसे हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था, ड्यू टू द अमेंडमेंट मेड देयर हैज बीन स्पेशल कोर्ट्स सेटअप। Yes, there has been special courts which are set up specifically to handle the cases relating to Benami Act। So section 50 talks about special courts। The central government in consultation with the Chief Justice of High Court have decided that we can designate one or more courts as special courts which will specifically focus on the cases or groups of cases under this act। Now, while trying an offence under this act, a special court shall also try an offence other than the offence referred to subsection 1 and make sure that under the Code of Criminal Procedure be charged at the same trial। The special court shall not take cognizance of any offence punishable under this act except upon a complaint in writing made either by the authority or any officer of central or state government authorized in writing by that government by general or special order। So obviously special court में केस तभी आएगा जब एक तो अपीलेट अथॉरिटी जो भी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है वो राइटिंग में कंप्लेन करे या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर कंप्लेन करे। Every trial under this will be conducted as fast as possible and special court will try to conclude it within 6 months from the date of filing of complaint। 6 महीने के अंदर अंदर वो अपना डिसीजन बता देंगे। अगर हम ऑफेंस और प्रोसिक्यूशन की बात करें तो सेक्शन 53, 54 में हमने पहले भी पीछे देखा है कि अगर आप बेनामी ट्रांजैक्शन में पकड़े जाते हैं तो मिनिमम 1 ईयर, मैक्सिमम 7 ईयर्स और 25% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू तक का पेनल्टी देना पड़ सकता है। और अगर आपने बीच में कहीं झूठ इंफॉर्मेशन, गलत एविडेंसेस, फॉर्ज डॉक्यूमेंट सबमिट करे हो तो 6 मंथ से लेकर 5 इयर्स तक का इंप्रिजनमेंट या 10% ऑफ फेयर वैल्यू आपको भरने को आ सकता है। याद रखिए ये ऑफर जो है इज नॉन कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस एवरीबडी? Please make note of this. The section provides that no prosecution shall be instituted against any person in respect of any offences under section 53 or 54
विदाउट द सैंक्शन ऑफ बोर्ड। जब तक सैंक्शन नहीं होता आपके ऊपर 53 और 54 के कोई भी तरह के पेनल्टीज नहीं लग सकते। परफेक्ट, श्योर अबाउट दिस। लास्टली सेक्शन 62। अब सेक्शन 62 क्या कहता है? सेक्शन 62 ऑब्वियसली कहता है ऑफेंस बाय कंपनी। और आपको तो मालूम है कि कंपनी बीइंग हैविंग अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, अ सेपरेट आर्टिफिशियल पर्सन, यहां पर दिक्कत बहुत ज्यादा हो सकती है। तो रूल कहता है, सब सेक्शन 1 कहता है, वेयर अ पर्सन कमिटिंग अ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और एनी रूल, डायरेक्शन और ऑर्डर मेड is a company, then every person at the time of contravention was in charge and responsible for the conduct of company's business will be deemed guilty of contravention and will be liable to be proceeded against and punished accordingly. Very simple, very straightforward rule says, अगर कल जाकर कोई कंपनी इस पर्टिकुलर बेनामी ट्रांजैक्शन में अटकता है तो जिस दिन ये गवर्नमेंट के सामने आया उस दिन पर जो भी ऑफिसर, जो भी डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल था कंपनी के सारे बिजनेस अफेयर्स, मैनेजमेंट, कंट्रोल जिसके हाथ में था, दैट कंसर्न पर्सन विल बी डीम्ड टू बी गिल्टी एंड ऑब्वियसली विल बी लायबल टू बी प्रोसीडेड अगेंस्ट। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस। सेक्शन 62 सबसेक्शन 2 एंड 3 क्या कहता है? सो सेक्शन 62 सबसेक्शन 2 कहता है, नथिंग कंटेन्ड इन दिस सबसेक्शन shall render any person liable to punishment if he proves that the contravention took place without his knowledge. Obviously if you prove कि मुझे मालूम ही नहीं था ऐसा हुआ है, मेरे नॉलेज के बाहर हुआ है, तो फिर ऑब्वियसली आपको पनिश नहीं किया जाएगा। याद रखें, where a contravention of any provision of this act or rule, direction or order made has been committed by a company and if it is proved that such contravention has taken place with the consent or neglect of the director, manager, secretary or other officer, such director, manager, secretary or officer shall be deemed to be guilty and will be liable and punished accordingly. So obviously guys, अगर कहीं पर एविडेंसेस में दिक्कत आता है कि किसी डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, ऑफिसर की कंसेंट की वजह से हुआ है, कंसेंट के बाद हुआ है, या देयर वाज अ क्लियर कट ग्रॉस नेग्लिजेंस ऑन योर पार्ट, तो obviously they will be the persons who will be considered as guilty and will be punished and proceeded against accordingly. But अगर आप प्रूव कर दो कि ये मेरे नॉलेज के बाहर था, मुझे पता ही नहीं था, मेरी परमिशन ही नहीं ली गई थी, and you never knew such thing happened, then obviously आप इससे बच सकते हैं। रूल कहता है सेक्शन 62 के पर्पस के लिए जहां पर भी कंपनी वर्ड यूज हुआ है, याद रखिए वहां पर फर्म, AOP, BOI whether incorporated or not will also be covered, और जहां पर डायरेक्टर वर्ड यूज हुआ है ऑब्वियसली फर्म है तो फर्म के डायरेक्टर तो नहीं होता, तो फर्म का जो रहेगा वो पार्टनर, और AOP और BOI का अगर हम देखें तो वहां पर होगा द मेंबर हु इज कंट्रोलिंग द अफेयर्स। तो सेक्शन 62 में ऐसा ना सोचे कि सिर्फ ऑफेंसेस बाय कंपनी है, यहां पर कंपनी का मतलब यहां पर फर्म, AOP और BOI भी आता है। जहां पर कंपनी वर्ड होगा वहां पर आप डायरेक्टर्स लेंगे, जहां पर पार्टनरशिप फर्म होगा वहां पर आप पार्टनर वर्ड लेंगे, और जहां पर AOP या BOI रहेगा वहां पर द कंसर्न पर्सन हु इज कंट्रोलिंग द अफेयर्स। Sure about this. So that was the last section, section 62. That's it from my side. So that was it. That was your आपका बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट। वेरी 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 नाइस एंड वेरी सिंपल एंड वेरी स्मॉल। आई विल रिकमेंड कि आप पॉज कर ये जो 45 मिनट का वीडियो है इसे 2 बार 3 बार देखें। सेक्शन वाइज, सब सेक्शन वाइज मैंने सारी चीजें आपके सामने रखी है, और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरा प्रॉपरली चार्ट बना लीजिए, हर चीज को समझ लीजिए। पार्ट 1 में आपको मालूम है इट वाज हिस्ट्री, द अमेंडमेंट, द डेट्स, द एप्लीकेबिलिटी, द ऑब्जेक्टिव, द फीचर्स, द डेफिनेशंस, एंड पार्ट 2 में हमने पूरी की पूरी प्रोसीजर को समझा। श्योर अबाउट दिस। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। माय नेम इज विवेक धर्मशी and thank you for watching my video, and thank you to all the subscribers and those people who have liked our video and have been consistently supporting us. कोई भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, and I will be more than happy to help you. That's it from my side guys. Thank you very much. Bye bye. Best wishes for your study.